नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानून की दुनिया में हुए एक बहुत बड़े, बल्कि कह सकते हैं एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में। हाल ही में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर बिल्कुल नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। चलिए इस बड़े बदलाव को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा समय से भारत का जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो 3 पुराने कानूनों पर चल रहा था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन 1 जुलाई 2024 को ये सब कुछ बदल गया। अब हमारे पास 3 नए कानून हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक नया चैप्टर है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम इन नए कानूनों के 5 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि ये नया कानूनी दौर आखिर है क्या, अपराध और सजा को कैसे दोबारा से डिफाइन किया गया है, टेक्नोलॉजी कैसे अब कोर्ट कचहरी का हिस्सा बन रही है, देश की सीमाओं के बाहर न्याय कैसे काम करेगा, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इसे लागू करने में चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इन नए कानूनों के पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या है? असल में इसका मकसद है हमारी न्याय व्यवस्था को उस औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल सोच से बाहर निकालना और इसे आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना। मतलब कानून ऐसे हों जो आज के भारत की जरूरतों को दिखाएं, न कि ब्रिटिश राज की विरासत को ढोएं। चलिए अब सीधे आते हैं सबसे बड़े बदलावों में से एक पर, कि अब अपराधों को कैसे देखा जाएगा और उनके लिए सजा क्या होगी। देखिए, एक कानून था जो हमेशा से ही विवादों में रहा है, राजद्रोह या सिटिशन, यानी आईपीसी का सेक्शन 124A। अब इसे हटा दिया गया है और इसकी जगह आया है बीएनएस का सेक्शन 152, जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों पर फोकस करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और पैसे के इस्तेमाल जैसी आज के ज़माने की चीज़ों को भी शामिल किया गया है, जो दिखाता है कि कानून आज के खतरों से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। ये एक ऐसा शब्द है जो हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सुना है, मॉब लिंचिंग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुराने कानूनों में इसका कोई जिक्र ही नहीं था। अब पहली बार इसे एक खास अपराध के तौर पर डिफाइन किया गया है। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी की नस्ल, जाति या ऐसी किसी भी वजह से हत्या करते हैं तो ये एक अलग और बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कई ऐसे नए अपराध हैं जिन्हें अब बाकायदा कानून की किताबों में जगह मिली है, जैसे कि संगठित अपराध, यानी जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं उनकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए। इसी तरह सड़क पर होने वाली छीना झपटी भी अब एक अलग अपराध है और आतंकवादी कृत्य की भी एक साफ परिभाषा दी गई है। अच्छा, अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिस पर काफी चर्चा हुई है, हिट एंड रन के मामले। ये समझने के लिए कि ये बदलाव इतना अहम क्यों है, पहले ये देखते हैं कि पुराना कानून कहता क्या था। पुराने कानून के तहत अगर कोई अपनी लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले लेता था तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल की जेल होती थी। जी हाँ, सिर्फ 2 साल। लेकिन अब नए कानून में चीजें पूरी तरह बदल गई हैं, खासकर उन मामलों में जहां ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग जाता है। नए कानून के हिसाब से अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से किसी की जान ले लेता है और ये जरूरी है पुलिस को बताए बिना मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके पीछे मकसद ड्राइवरों को ज्यादा जिम्मेदार बनाना है। चलिए अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ये नए कानून हमारे न्याय व्यवस्था को सीधा डिजिटल एज में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को, मतलब डिजिटल एविडेंस को उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी कागजी सबूतों या गवाही को दी जाती थी। इसका मतलब है कि अब डिजिटल जानकारी को कोर्ट में एक पुख्ता सबूत माना जाएगा। तो अब जब हम डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। सोचिए, आपकी ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, फोन के मैसेजेस, यहाँ तक कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री, ये सब अब कानूनी तौर पर दस्तावेज माने जा सकते हैं। कानून अब डिजिटल दुनिया की सच्चाई को मान रहा है। और टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ सबूतों तक ही नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर है। अब आप EFIR यानी ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात
कि जो भी गंभीर अपराध हैं, जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा है, उनमें अब फोरेंसिक टीम का मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा करना जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, इन कानूनों में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है, इनका इंटरनेशनल दायरा। मतलब अब अगर कोई अपराध भारत से जुड़ा है तो अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसे समझने के लिए 2 नए सेक्शन हैं, BNS 47 और 48। सीधा सा हिसाब है। सेक्शन 47 कहता है कि अगर कोई भारत में बैठकर विदेश में क्राइम करवाता है, और सेक्शन 48 कहता है कि अगर कोई विदेश में बैठकर भारत में क्राइम करवाता है। दोनों ही मामलों में कानून अपना काम करेगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हैकर है जो किसी दूसरे देश में बैठा है और भारत में बैठे लोगों के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने का प्लान बनाता है, तो BNS सेक्शन 48 के तहत उस पर भारत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने ये सब भारत के अंदर रहकर किया हो। अब देखिए, ये सारे बदलाव सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एम्बिशियस है, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं है। कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। कानून तो बन गए, पर असली सवाल ये है, क्या हमारा सिस्टम इन्हें लागू करने के लिए वाकई तैयार है? देखिए, मुश्किलें कई हैं। सबसे पहला सवाल तो उन लाखों केस का है जो 1 जुलाई से पहले से चल रहे हैं, उन पर कौन सा कानून लगेगा? फिर संगठित अपराध जैसे कुछ शब्दों की परिभाषा इतनी बड़ी है कि डर है कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और जो फोरेंसिक जांच जरूरी कर दी गई है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त लैब और एक्सपर्ट्स हैं क्या? और इन सबसे ऊपर पुलिस, वकील, जज, इन सभी को इन नए कानूनों की ट्रेनिंग देनी होगी। ये बहुत बड़ा काम है, खासकर तब जब हमारी अदालतें पहले से ही केस के बोझ तले दबी हुई हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इन बदलावों का मकसद क्या है? देखिए, इन सभी सुधारों के पीछे जो सोच है वो है एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाने की जो आज के ज़माने की हो, लोगों की ज़रूरतों को समझे और जिसकी पहचान पूरी तरह से भारतीय हो, न कि अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई निशानी। ये बेशक भारत के कानूनी इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम है, पर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये जो बदलाव कागज पर हुए हैं वो जमीन पर भी दिखेंगे? क्या इससे वाकई आम नागरिक के लिए न्याय पाना आसान और तेज होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।